हेलो, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज़ निशा और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक पेरेंटिंग बुक की। इट्स अ सेल्फ हेल्प बुक और मैं इस बुक के बारे में बात कर रही हूँ, द होल ब्रेन चाइल्ड। इस बुक के दो ऑथर हैं, डॉक्टर डैनियल एंड डॉक्टर टीना। तो ये जो बुक है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए। क्यों इम्पॉर्टेंट है? हम एज अ पेरेंट अपने बच्चों की बॉडी के बारे में बहुत कुछ जानते हैं कि अगर उनका इतना टेम्परेचर रेज हो जाता है तो उनको फीवर है, अभी ये थका हुआ है बच्चा, अभी इसको रेस्ट की ज़रूरत है, अभी ये बीमार है। तो इस तरह की चीज़ें तो हमें पता है, बट हार्डली वी नो कि हमारे बच्चे का जो ब्रेन है वो कैसे फंक्शन करता है और उसकी डेवलपमेंट की स्टेजेस क्या क्या हैं। तो कैसे हमें बच्चे के ब्रेन की फुल डेवलपमेंट में उसकी हेल्प करनी चाहिए। एज ए पेरेंट हमारा बहुत बड़ा रोल होता है हमारे बच्चे के ब्रेन की साउंड डेवलपमेंट में। सबसे पहले तो ये समझना जरूरी है कि हमारा ब्रेन एक सिंगल एंटिटी नहीं है, बल्कि इसके बहुत सारे छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं जो एक साथ मिलकर कोऑर्डिनेट करके और हमारी ब्रेन की प्रॉपर फंक्शनिंग होती है। अब अगर ये जो अलग अलग पार्ट्स हैं ये कोऑर्डिनेटेड नहीं है एक दूसरे के साथ, तो क्या होता है, प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। तो अगर हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे का ब्रेन जो है वो वेल कोऑर्डिनेटेड मैनर में काम करे, होल ब्रेन उस बच्चे का डेवलप हो, तो ये बुक हमें उसमें हेल्प करती है। और ये जो बुक है ये बहुत बड़ी भी नहीं है। इस बुक के अंदर 170 पेजेस हैं, 6 चैप्टर और 12 स्ट्रेटजीज। सिर्फ 12 स्ट्रेटजीज हैं जो कि आपके ब्रेन की अंडरस्टैंडिंग को इम्प्रूव करने में हेल्प करती हैं। और सबसे अच्छी बात पता है क्या है कि अगर हमें खुद पता हो ना, एज ए पेरेंट, अगर हम एज एन इंडिविजुअल जानते हैं कि हमारा ब्रेन कैसे फंक्शन करता है, तो डेफिनेटली हम अपने बच्चे को तो हेल्प कर ही सकते हैं। बट हमें खुद को ही पता नहीं होता है तो हम अपने बच्चे को क्या हेल्प आउट करेंगे। तो इसलिए ये बुक जो है ना, हर पेरेंट के लिए या टीचर्स या केयर गिवर्स जो हैं उनके लिए मस्ट रीड है, क्योंकि ये कंसेप्ट जो है आम इंसान की आम भाषा में आपको समझाया जाएगा। अब बात करते हैं कि इसके अंदर जो कंटेंट है वो क्या है। तो स्टार्ट करते हैं पहली चीज़ से। हमारा जो ब्रेन है वो दो पार्ट्स में होता है, लेफ्ट ब्रेन एंड राइट ब्रेन। ये जनरली हम सबको पता है कि हमारे ब्रेन के दो हिस्से होते हैं, लेफ्ट एंड राइट ब्रेन। अब जो हमारा लेफ्ट ब्रेन होता है, एल फॉर लेफ्ट एंड एल फॉर लॉजिक। तो इससे हम इसको याद रख सकते हैं कि जो हमारा लेफ्ट ब्रेन है वो लॉजिक्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, लॉजिकल थिंकिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ऐसे काम जिसमें कि लॉजिकल थिंकिंग चाहिए होती है वहाँ हमारा लेफ्ट ब्रेन जो है यूज होता है। दूसरी तरफ जो हमारा राइट ब्रेन है वो हमारी फीलिंग्स के लिए, इमोशंस के लिए, क्रिएटिविटी के लिए, इन सब चीज़ों के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अब अगर हमारा जो ब्रेन है उसका एक पार्ट ज़्यादा काम कर रहा है और दूसरा नहीं कर रहा है, यानी दोनों के बीच में अच्छे से कोऑर्डिनेशन नहीं है, तो क्या होगा, प्रॉब्लम होगी। प्रॉब्लम कैसे होगी? सपोज आप स्विमिंग कर रहे हो और आपको एक ही हाथ से स्विमिंग करनी है, दूसरा हाथ यूज ही नहीं करना है, तो डिफिकल्ट होगा ना, डेफिनेटली। तो हमारा जो ब्रेन है जब ये राइट पोर्शन को ज़्यादा यूज़ कर रहा होता है, दैट मीन्स वी आर फीलिंग इमोशनली, बहुत ज़्यादा इमोशंस हावी हो गए हैं, तो इट विल बी लाइक एन इमोशनल फ्लड। ये बहुत बार हम सब महसूस करते हैं जब बहुत ज़्यादा हम इमोशनली ओवरवेलमिंग फील करते हैं। दूसरी जो स्टेज है इसके बिल्कुल अपोजिट, उसमें क्या होता है कि हम बहुत ज़्यादा लॉजिकली सोच रहे हैं, इमोशंस को बिल्कुल नेग्लेक्ट किए जा रहे हैं, इग्नोर किए जा रहे हैं, तो किसी भी एक चीज़ से काम चलने वाला नहीं है। जैसे स्विमिंग का मैंने एग्जांपल दिया कि अगर हमें एक हाथ से स्विमिंग करनी हो तो हमें लाइफ को नेविगेट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो वैसे ही अगर हम ब्रेन के सिर्फ एक हिस्से को यूज़ कर रहे हैं, या हम बिल्कुल ही इमोशनली सोचे जा रहे हैं, या हम बिल्कुल ही लॉजिकली सोचे जा रहे हैं, तो इट बिकम्स डिफ़िकल्ट। तो आप इमोशनल फ्लड या इमोशनल डेजर्ट की सिचुएशन में से अपने बच्चे को निकाल पाएँ, तो उसके लिए आपको दोनों चीज़ों को कोऑर्डिनेट करना सीखना होगा और बच्चे को भी सिखाना होगा। और उसके लिए दो स्ट्रेटजीज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। फर्स्ट स्ट्रेटजी इज कनेक्ट एंड रीडायरेक्ट। ये स्ट्रेटजी कब यूज़ करनी? जब आपका बच्चा बहुत ज़्यादा इमोशनल फ्लड वाली सिचुएशन में है, तो आपको क्या करना है, पहले उसके साथ इमोशनली कनेक्ट होना है, उसके राइट ब्रेन के साथ खुद को कनेक्ट करना है। जब आप इमोशनली कनेक्ट कर जाते हैं अपने बच्चे के साथ, उसके बाद आपको उसके लॉजिकल वाले ब्रेन को यूज़ करने में उसको हेल्प करनी है। फॉर एग्जाम्पल, अब मान लो कि आप कहीं बहुत दूर तैरते हुए निकल गए हैं और आप डूबने वाले हैं, तो जो आपका लाइफ गार्ड आता है आपको बचाने के लिए, वो क्या करेगा, वो सबसे पहले आएगा, आपको होल्ड करेगा और आपको किनारे पर लेकर जाएगा। उसके बाद वो आपको बताएगा कि आपको जो आपने गलती की है वो आपको दोबारा नहीं करनी है, आपको इतनी दूर तक स्विमिंग करते हुए नहीं जाना है।
तो ऐसा तो नहीं है कि वो वहीं पर आपको लेक्चर देना स्टार्ट कर देगा। तो ऐसे ही जब आपका बच्चा इमोशनली फील कर रहा है, बहुत ज़्यादा इमोशनली उसको फ्लड फील हो रहा है, तो आपको उसको वहाँ से पहले तो इवैक्यूएट करना है, बचाना है। वहाँ पर लेक्चर काम नहीं देगा, पहले आपको उसके साथ कनेक्ट होना है। जब आप उसके साथ इमोशनली कनेक्ट होते हैं, उसकी फीलिंग्स को वैलिडेट करते हैं, उसकी बात को सुनते हैं, समझते हैं और हाँ बोलते हैं कि ठीक है ऐसा तुम फील कर रहे हो, उसके बाद आपको जब इमोशनल कनेक्शन में बच्चा आ जाता है तो उसको समझाना है कि क्या रीज़न है और ये कैसे हो रहा है। अब बात करते हैं दूसरी स्ट्रेटेजी की, नेम इट टू टेम इट। तो इसका क्या मतलब है कि आपके बच्चे को आपको एनकरेज करना है स्टोरी टेलिंग में। मान लो कोई ऐसा डिफ़िकल्ट एक्सपीरियंस है या डिफ़िकल्ट सिचुएशन है जहाँ पर बच्चे को खुद को समझ में नहीं आ रहा है कि उसे क्या करना चाहिए या उसके साथ क्या हुआ है, तो आपको क्या करना है, स्टोरी टेलिंग में उसकी हेल्प करनी है। आपको उससे पूछना है, अच्छा बेटा बताओ क्या हुआ है, वो बताएगा आपको। अब वो जब बता रहा है आपको, वो स्टोरी बता रहा है, तो उस टाइम वो अपने कौन से ब्रेन को यूज़ कर रहा है, वो अपने राइट ब्रेन को यूज़ कर रहा है, क्योंकि वो अपनी इमेजिनेशन को यूज़ कर रहा है, वो अपनी मेमोरी में से निकाल रहा है वो एक्सपीरियंस जो उसके साथ हुआ है। अब वो अपने राइट ब्रेन को जब यूज़ कर रहा है तो वो क्रिएटिविटी को यूज़ कर रहा है, वो इमोशंस को यूज़ कर रहा है। जब वो स्टोरी टेलिंग स्टार्ट करता है उसके बाद आपको उसकी स्टोरी को सुनना है और साथ साथ उसको सपोर्ट करना है उसके लॉजिकल ब्रेन को यूज़ करने में। यानी जब वो स्टोरी स्टार्ट होती है तो उसको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है, रीज़न क्या है, बट जब आपके पास वो राइट ब्रेन यूज़ होने के साथ साथ लेफ्ट ब्रेन भी यूज़ करने में हेल्प करेंगे तो वो जो स्टोरी है उसकी सेंस बनाने में आप उसको हेल्प कर रहे हैं। यानी उस स्टोरी को मीनिंग दे रहे हैं, उसको लॉजिक्स दे रहे हैं, फिर उसको समझ में आता है कि अच्छा ये हुआ था, इसलिए हुआ था और अब मुझे क्या करना चाहिए। तो फिर अगेन आपने यहाँ पर भी स्टोरी टेलिंग की हेल्प से बच्चे को लेफ्ट और राइट दोनों ब्रेन्स को एक साथ यूज़ करना सिखाया। सो हियर यू हैव हेल्प्ड योर चाइल्ड टू कोऑर्डिनेट लेफ्ट एंड राइट ब्रेन। तो ये दो स्ट्रेटजीज आप यूज़ कर सकते हैं। जो ये सेकंड वाली स्ट्रेटजी है स्टोरी टेलिंग वाली, ये बहुत हेल्पफुल है। यही स्ट्रेटजी जो है जो लेफ्ट एंड राइट ब्रेन को एक साथ लेके आती है, इसी के कारण हम कहते हैं कि जब हम किसी प्रॉब्लम में होते हैं या हमें कुछ समझ नहीं आ रहा होता है तो हमें किसी से डिस्कस करना चाहिए। दैट्स अगेन स्टोरी टेलिंग कि हम किसी से डिस्कस करें तो उसे बता रहे हैं हम अपना पर्सपेक्टिव, देन द अदर पर्सन कम्स अप एंड हेल्प, वो हमें बताते हैं लॉजिक्स के साथ उस स्टोरी को सॉर्ट आउट करने में। या फिर जर्नलिंग जो हमें बहुत सजेस्ट किया जाता है कि जर्नलिंग हमें करनी चाहिए, जर्नलिंग क्लैरिटी लेके आती है, तो वो भी ऐसे ही हेल्प करती है कि जब हम जर्नलिंग करते हैं तो हम अपने थॉट्स को लिखते हैं, उसकी हेल्प से हम उसकी सेंस बनाने में हेल्प आउट कर रहे हैं। तो हमारा जो दोनों लेफ्ट एंड राइट पार्ट हैं ब्रेन के, उसको कोऑर्डिनेट करने में हेल्प मिलती है जब हम किसी से बात करते हैं या हम जर्नलिंग करते हैं। इसलिए किसी से शेयर करना या जर्नलिंग करना हमारे लिए हेल्पफुल होता है जो डिफ़िकल्ट सिचुएशंस हैं उनको सॉर्ट आउट करने में। सो दो स्ट्रेटजीज़ हैं, बहुत ही अच्छी स्ट्रेटजी हैं जिनको हम अपने बच्चे को यूज़ करना सिखा सकते हैं। बच्चा छोटा है तो उसके साथ हमें सपोर्टिंग और हेल्पिंग हैंड बन के उसको सपोर्ट करके उसको सिखाना होगा कि कैसे इन दोनों पार्ट्स को यूज़ करना है। अब बात करते हैं लेफ्ट एंड राइट ब्रेन, तो जनरली हम सबको पता है, लेकिन दूसरी चीज़ अपस्टेयर्स एंड डाउनस्टेयर्स, ये भी ब्रेन के दो पार्ट होते हैं। मैंने खुद फर्स्ट टाइम इस बारे में सुना है कि हमारे ब्रेन के दो पार्ट्स अपस्टेयर्स एंड डाउनस्टेयर्स होते हैं। अब इसमें क्या होता है कि हमारा जो डाउनस्टेयर वाला जो ब्रेन होता है, नीचे वाला जो पोर्शन होता है, यहाँ पर होता है। तो ये ब्रेन हमारा जो प्रिमिटिव ब्रेन होता है, ये बाय बर्थ हमें मिलता है कि बर्थ के टाइम पे हमारा ये ब्रेन का पोर्शन जो है वो एक्टिव होता है और डेवलप होता है। तो इस पोर्शन में क्या होता है कि हमारी जो बिल्कुल इनेट थिंकिंग होती है ना, वो इसके अंदर होती है कि इमीडिएट रिस्पॉन्स है, स्पॉन्टेनियस जो रिस्पॉन्स है वो हमारे इस पोर्शन से होता है। उसके बाद जो अपस्टेयर्स वाला ब्रेन होता है, जो ऊपर वाला फ्लोर होता है, इसको आप एक घर की तरह इमेजिन कर सकते हैं। तो जो ऊपर वाला फ्लोर है हमारे ब्रेन का, अपस्टेयर्स वाला पोर्शन, उसमें क्या होता है कि उसमें बहुत रिफाइंड वाली लॉजिकल वाली थिंकिंग होती है, जिसमें हम मैच्योर थिंकिंग की बात करते हैं। तो यहाँ पर जब हम अपने बच्चे के लिए कोई स्टैंडर्ड सेट करते हैं, कोई एक्सपेक्टेशन सेट करते हैं ना, तो उससे पहले दो चीज़ हमें याद रखनी चाहिए। पहली चीज़ तो बाय बर्थ नीचे वाला जो ब्रेन का पोर्शन है वो तो एक्टिव होता है बच्चे का, लेकिन सेकंड वाला जो पोर्शन है ऊपर वाला अपस्टेयर्स वाला, वो डेवलप नहीं होता है। वो धीरे धीरे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम डेवलप होता है। और पता है कितने टाइम में डेवलप होता है? पहले तो जो छोटा बच्चा होता है उसका
कुछ सालों तक ब्रेन जो है वो डेवलपमेंट की स्टेज में होता है। उसके बाद जब टीनेज टाइम आता है तो वो उसके अंदर मैसिव चेंजेस आते हैं और मिड-20s तक ब्रेन का ये पोर्शन डेवलप होता रहता है। तो हमारी एक्सपेक्टेशन उसी के अकॉर्डिंग रियलिस्टिक होनी चाहिए। एंड नॉट ओनली दिस, उसके साथ एक और चीज़ भी है, दूसरा रीज़न, जो अमाइगडाला हमारे ब्रेन में होता है। ये एक ग्रे मैटर होता है, एक बादाम की शेप या साइज के लगभग होता है। और इसका काम क्या होता है कि जब कोई इमरजेंसी सिचुएशन आती है, कोई थ्रेट होता है हमें, तो ये हमारे ऊपर वाले ब्रेन को डिस्कनेक्ट कर देता है नीचे वाले ब्रेन से, और ये इमीडिएट जो रिस्पॉन्स है उसमें हेल्प आउट करता है, इमीडिएट डिसीजन लेता है। तो इसके कारण क्या होता है, ये किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, जब ये ऊपर और नीचे वाले ब्रेन को डिस्कनेक्ट कर देता है, उनके बीच कनेक्शन को हटा देता है। इट्स लाइक द स्टेयर केस, कि ऊपर वाले और नीचे वाले दोनों ब्रेन्स के बीच में स्टेयर केस की तरह काम करता है। और ये बंद अगर हो गया, स्टेयर केस ही नहीं है, तो आप दोनों ब्रेन्स जो है वो कम्युनिकेट नहीं कर पाते एक दूसरे से। कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं तो बिना सोचे जो एक्शन होता है वो इसी कारण होता है। जब आपका ये अमाइगडाला जो है वो चार्ज ले लेता है और वो ऊपर वाले ब्रेन को शट डाउन कर देता है, उसको यूज़ करने की बजाय नीचे वाले ब्रेन से जब वो डिसीजंस लेता है, तो ऐसा होता है कि हम बिना सोचे समझे जो डिसीजन लेते हैं। अब कुछ सिचुएशन ऐसी होती हैं जहाँ पर ज़रूरी होता है कि हम बिना सोचे फटाफट से एक्शन ले। मानो कि आपके सामने अचानक से कोई व्हीकल आ गया है ना, तो आपको अचानक रुकना है। कोई स्नेक आपने देख लिया है, उसके ऊपर आप पैर रखने जा रहे थे, तो वहाँ पर सोचने का टाइम नहीं होता, वहाँ क्विक रिस्पॉन्स चाहिए होता है। तो उस सिचुएशन में ये हेल्पफुल है। बट अगर ये हमेशा, मतलब बच्चे के साथ क्या होता है कि ये मोस्ट ऑफ द टाइम ये शट डाउन कर देता है ऊपर वाले पोर्शन को और नीचे वाले पोर्शन से डिसीजंस लेता है। इसलिए जो बच्चे जो डिसीजंस लेते हैं वो इन्फ्लुएंस्ड होते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम उनके प्रिमिटिव ब्रेन से, उनके नीचे वाले पोर्शन से उनके डिसीजंस आते हैं। तो हमें ये चीज़ हमेशा याद रखनी चाहिए, इसमें बच्चे की गलती नहीं है। वो उतना लॉजिकली या रिफाइंड तरीके से नहीं सोच सकते हैं जितना हम बड़े सोच पाते हैं। उसके लिए रीज़न है, लॉजिकल रीज़न है। आप इमेजिन करो एक घर है, उसमें नीचे वाला फ्लोर जो है बिल्कुल फुली फर्निश्ड है, बहुत अच्छे से बना हुआ है, और आप ऊपर देखते हैं तो देखते हैं कि जो मटेरियल पड़ा हुआ है वहाँ पर कंस्ट्रक्शन का, अभी कंस्ट्रक्शन कंप्लीट नहीं हुआ है। इवन जो बीच वाला जो रास्ता है वो भी कई बार बंद हो जाता है। स्टेयर्स जो है वहाँ पर गेट लग जाता है, जो तो ऊपर नहीं जा पाते। जैसे बेबी के लिए गेट लगा देते हैं कि बेबी ऊपर स्टेयर्स पे ना जाए, तो वैसे ही वो बंद हो जाता है। वो काम अमाइगडाला करता है जब थ्रेटनिंग सिचुएशन आती है। और जब आप ऊपर देखते हैं तो आपको स्काई भी दिखाई दे रहा है, आसमान दिखाई दे रहा है, क्योंकि छत भी नहीं है। तो इस तरह की सिचुएशन होती है एक बच्चे के ब्रेन की, कि उसका जो नीचे वाला पोर्शन है वो तो फुली डेवलप है, बट ऊपर वाला जो बहुत ज़्यादा रिफाइन थिंकिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है वो पोर्शन उसका डेवलप नहीं है, जिसमें बहुत ज़्यादा इमोशंस को प्रोसेस करना है या मॉरली सोचना है या लॉजिकल थिंकिंग है, ये सब चीज़ें उसकी डेवलप नहीं होती हैं। देन अगर बच्चे की ये सारी पोर्शन जो है डेवलप नहीं है तो आप उसको ब्लेम कर ही नहीं सकते हैं कि वो ऐसे क्यों नहीं सोच रहा है। बट हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारा जो बच्चा है वो भी हमारी तरह बिहेव करे, हमारी तरह सोचे, उसको बिल्कुल जो डिसीजंस है उसके प्रिसाइज होने चाहिए। सो जब भी आप एक्सपेक्टेशन सेट करें नेक्स्ट टाइम अपने बच्चे से, तो रियलिस्टिक होनी चाहिए, कीपिंग इन माइंड कि ये जो ऊपर वाला ब्रेन का पोर्शन है वो डेवलप नहीं है। तो ये तो हो गया अपस्टेयर्स एंड डाउनस्टेयर ब्रेन्स एंड उन दोनों के बीच का स्टेयरकेस यानी अमाइगडाला। अब बच्चे का जो टेंट्रम्स थ्रो करते हैं उसका रीज़न होता है ये अमाइगडाला, क्योंकि ये लोअर जो स्टेज है उसके और अपर स्टेज जो है उसके दोनों के बीच में कनेक्शन ख़त्म कर देता है। तो बच्चे डिसीजन लेते हैं जो इम्पल्सिव होते हैं। अब बच्चे के जो टेंट्रम्स होते हैं उसके बारे में हमें एज ए पेरेंट यही सीख मिलती है कि बच्चे जब भी टेंट्रम थ्रो करें तो उनको इग्नोर कर देना चाहिए। अदरवाइज उनके पास एक पावरफुल वेपन होगा जिसकी हेल्प से वो आपको हर बार ब्लैकमेल करेंगे। बट दिस इज़ नॉट 100% ट्रू। वाई एम सेइंग सो, क्योंकि ये 50% ट्रू है। जो टेंट्रम्स होते हैं बच्चों के दो तरह के होते हैं। एक वो होता है जो बच्चा कॉन्शियसली अपस्टेयर ब्रेन्स को यूज़ करके डिसीजन ले रहा होता है और आपको ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहा होता है, या किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में आपसे अपनी बात मनवाना चाह रहा होता है, और जैसे ही आप उसकी जिद को पूरा करेंगे वो शांत हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको अवेयर रहना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि आपके बच्चे का जो ये टेंट्रम है वो लॉजिकल है, वो सोच समझ कर डिसीजन लेके ये टेंट्रम थ्रो कर रहा है या नहीं। अगर तो ये टेंट्रम उसने अपनी मर्जी से किया है, सपोज कि आप कहीं मॉल में गए हैं या शॉपिंग के लिए गए हैं, वहाँ बच्चा किसी चीज़ के लिए जिद कर लेता है,
तो इट्स नॉट इम्पल्सिव काइंड ऑफ टेंट्रम, ये उसके सोचे समझी प्लानिंग है, जहाँ पर वो आपको सिचुएशंस के अकॉर्डिंग आपको फोर्स कर रहा है कि मुझे ये चीज़ चाहिए पर्टिकुलर, मुझे आप परचेज करके दो, तो वो जिद करके बैठ गए। तो ऐसे सिचुएशन में आपको कभी भी गिव अप नहीं करना है। बच्चे को एक काम, शांत सी और फर्म वे में उसको समझाना है कि देखो ये तुम्हें नहीं मिलने वाला है, और ये समझा के आपको मूव ऑन कर जाना है, ताकि वो बच्चे को क्लियर मैसेज मिले कि आपको इस तरह की हरकतें करने से ये रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर वो वाली स्ट्रेटेजी काम कर रही है। लेकिन कुछ बार ऐसा होता है कि बच्चा, उसको पता नहीं है, वो उसके अपस्टेयर्स ब्रेन को यूज़ नहीं कर रहा है, उसके लोअर प्रिमिटिव ब्रेन को यूज़ कर रहा है, वहाँ पर उसको पता ही नहीं है, वो इतना इमोशनली डाउन फील कर रहा है, उसके कारण वो टेंट्रम है। तो वहाँ पर आपको सबसे पहले बच्चे के साथ इमोशनली कनेक्ट होने की ज़रूरत है। वो कनेक्ट एंड रीडायरेक्टर वाली स्ट्रेटेजी यूज़ करनी है, जहाँ पर बच्चे से पहले कनेक्ट हो जाइए, इमोशनली जुड़ने की कोशिश कीजिए, उसको प्यार से टच कीजिए, प्यार से बात कीजिए, ताकि वो आपकी बात सुनने के लेवल पर आए, उसका जो राइट ब्रेन है उसको एंगेज कीजिए। देन आप उसको लॉजिकली समझाइए उस चीज़ के बारे में, ताकि वो आपकी बात को सुने और समझे। तो ये दोनों अलग अलग तरीके से टेंट्रम्स को आप डील कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि हमारा जो अपस्टेयर्स वाला ब्रेन है कि वो फुली डेवलप नहीं होता है बच्चे का, और उसको हमें डेवलप करने में हेल्प करनी है। तो वो स्ट्रेटजीज क्या है जिससे हम बच्चे के अपस्टेयर्स ब्रेन को फुली डेवलप करने में हेल्प कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर दो स्ट्रेटजीज आती हैं। पहली स्ट्रेटजी क्या है, विच इज़ स्ट्रेटजी नंबर 3 एज पर दिस बुक, एंगेज इट नॉट एंगेज इट। यानी कि आपको बच्चे के साथ एंगेज होना है, उसके साथ कनेक्ट होना है, उसके अपर पोर्शन के साथ कनेक्ट होने की कोशिश करनी है, ताकि वो लॉजिकल थिंकिंग पर आ पाए। उसके जो लोअर वाला पोर्शन है, क्योंकि वो बहुत इमीडिएट इम्पल्स रिएक्शन करता है, वहाँ पर आपको उसको स्ट्राइक नहीं करना है, उसको इम्पल्सिव रिएक्शन के लिए फोर्स नहीं करना है। तो उसके साथ कनेक्शन बिल्डअप कीजिए और उससे खुद क्वेश्चन पूछिए, उसको लॉजिकल क्वेश्चन पूछिए कि अच्छा ये सिचुएशन है, अब तुम खुद सॉल्यूशन दो कि इस सिचुएशन में तुम्हें क्या करना चाहिए, ताकि वो अपने अपर पोर्शन ऑफ ब्रेन को यूज़ करना स्टार्ट करे और लोअर और अपर पोर्शन दोनों को कोऑर्डिनेटेड तरीके से यूज़ कर पाए। फोर्थ स्ट्रेटजी इज यूज इट और लूज इट। यानी आपका जो अपर वाला ब्रेन है उसको आप यूज़ कीजिए, अदरवाइज यू विल लूज इट। दैट मीन्स कि आपका जो ये अपर वाला ब्रेन है ना, जो आपके बच्चे का, इसको जितना आप यूज़ करेंगे उतना ये इम्प्रूव होता है, उतना, क्योंकि ये एक मसल की तरह काम करता है। जैसे हमारी बॉडी की मसल्स होती हैं, उनको जितना हम यूज़ करते हैं उतना वो ट्रेन होती है, उतना वो इम्प्रूव होती है और उतना स्ट्रेंथ उनकी बढ़ती जाती है। वैसे ही हमारे अपर ब्रेन के साथ होता है, उसको हम जितना यूज़ करेंगे उतना वो हमारा ब्रेन इम्प्रूव होता जाएगा। तो हमें बच्चे को हेल्प करना है, उसके ब्रेन को ज़्यादा से ज़्यादा वो यूज़ कर पाए, सो दैट वो डेवलप अच्छे से हो। अब उसको हेल्प कैसे कर सकते हैं एज ए पेरेंट हम अपने बच्चे को, ताकि उसके अपर ब्रेन को वो ज़्यादा यूज़ करे? तो वो स्ट्रेटजीज यूज़ करने के लिए आपको मैं बताने वाली हूँ कुछ एग्जांपल्स। सबसे पहला और बहुत इम्पोर्टेंट, डिसीजन मेकिंग। इंडिया में स्पेशली ये बहुत होता है कि बच्चे के बिहाफ पे उसके पेरेंट्स डिसीजन लेते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ छोटे बच्चे के लिए, वो बच्चा जब बड़ा हो जाता है, इवन एडल्ट भी हो जाता है, उसके पेरेंट्स उसके डिसीजन लेते रहते हैं कि तुम्हें क्या पढ़ना है, कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, किस डायरेक्शन में तुम्हें करियर बनाना है, क्या तुम्हें बनना है, एंड नॉट ओनली दिस कि आपको किससे शादी करनी है। यानी बच्चे को डिसीजन लेने की फ्रीडम ही नहीं देते हैं। अब वो जब डिसीजन लेने की फ्रीडम उसको हम नहीं देते हैं तो वो सीख ही नहीं पाएगा कि डिसीजन कैसे लिया जाता है। तो बड़े होने के बाद उसको मुश्किल का सामना करना पड़ता है, वो अच्छे से डिसीजन नहीं ले पाता है। तो हमें वो गलती नहीं करनी है। हमें बच्चे को स्टार्टिंग की स्टेज से, जितना छोटा बच्चा है उसके लेवल के अकॉर्डिंग डिसीजंस लेने में हेल्प करनी है। कि छोटा बच्चा है, उससे बात करनी है, उसको डिसीजन लेने के लिए, लाइक कि आप अब हम घूमने जा रहे हैं तो तुम बताओ तुम्हें कौन सी ड्रेस पहननी है, या आज हम क्या खाना बनाएं। इस तरह के छोटे छोटे डिसीजंस लेने में उसको हेल्प करनी है, ताकि वो अपने ब्रेन को यूज़ करना सीखे। फिर उससे लॉजिकली रीज़न भी पूछना है कि अच्छा तुमने ये डिसीजन लिया तो उसका रीज़न क्या है, ताकि वो अपने डिसीजन को वे डाउन करे, उसको लॉजिकली कनेक्ट कर पाए कि ये डिसीजन का ये रीज़न है। अब रीज़न उसको पता चल गया, उसके बाद उसको सोचने के लिए बताइए कि इस डिसीजन को लेने के बाद उसका इम्प्लीकेशन क्या होगा, कि उसका रिजल्ट क्या आएगा। तो इस तरह से आप बच्चे को डिसीजन लेने में हेल्प कीजिए। आई एम नॉट सेइंग कि पूरा डिसीजन 100% बच्चा ले लेगा, क्योंकि बच्चे का ब्रेन फुली डेवलप नहीं है, तो वो सही तरीके से डिसीजन नहीं ले पाएगा। बट इट्स योर जॉब कि उसको हेल्प करें। अगर आप उसको कभी डिसीजन लेने ही नहीं देंगे तो वो उसकी मसल कभी डेवलप होगी ही नहीं।
नेक्स्ट इज कंट्रोलिंग इमोशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम सही डिसीजन तब ले सकते हैं जब हम अपने इमोशंस को कंट्रोल कर पाएँ, अदरवाइज हमारी इमोशनल साइड जो है वो ज़्यादा एक्टिव रहती है। अब हमारे इमोशंस को कंट्रोल करना हम सिखा सकते हैं अपने बच्चे को। हम कैसे करते हैं? डीप ब्रीदिंग करनी है या फिर आपको 10 तक काउंट करना है। जो टेक्निक्स हम यूज़ करते हैं वो हमें बच्चे को सिखानी है, ताकि उन्हें जब ऐसा फील हो कि वो इमोशनली बहुत लो फील कर रहे हैं या वो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, अपने आप को रेगुलेट करना है, यानी सेल्फ रेगुलेशन उनको सिखानी है। थर्ड चीज़ क्या, बच्चे को सेल्फ अंडरस्टैंडिंग सिखानी है। अब कई बार बच्चा क्या कहता है कि मुझे ये चीज़ चाहिए या मुझे ये करना है, मुझे यहाँ जाना है, तो आपको उसकी रूट तक उसको लेके जाना है, उसको सोचना सिखाना है डीप लेवल तक। यानी आपको उससे ऐसे क्वेश्चंस पूछने हैं जिससे वो डीप लेवल तक सोचे, उसको अपने बारे में पता चले। ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ सरफेस पे अपने आप को जानता है, अपनी अंडरस्टैंडिंग उसके अंदर होनी चाहिए। लाइक अगर बच्चा कहता है कि मुझे यहाँ जाना है, तो आप उससे पूछिए आप क्यों जाना चाह रहे हैं, डू यू रियली लाइक इट, वहाँ जाने से आपको क्या बेनिफिट होगा। या कोई पर्टिकुलर काम बच्चा करना चाहता है, कोई एक्टिविटी करना चाहता है, तो उससे क्वेश्चंस पूछिए उससे रिलेटेड कि इस एक्टिविटी को करने से आपको क्या बेनिफिट हो सकता है, क्या प्रॉब्लम हो सकती है, आपको करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, आपको सच में पसंद है या नहीं है, या सिर्फ आप इसलिए कर रहे हैं कि दूसरे उसको कर रहे हैं। तो इस तरह से उसको खुद को जानने में हेल्प मिलेगी, उसको पता लगेगा कि क्या मेरी लाइक्स हैं, क्या मेरी डिसलाइक्स हैं, क्या मेरी पर्सनैलिटी है। तो वो क्वेश्चंस जो हैं आप जनरली उससे बातों बातों में जो क्वेश्चंस पूछते रहते हैं, उससे उसको सेल्फ इवैल्यूएशन में हेल्प मिलती है। अब सेल्फ इवैल्यूएशन में ये क्वेश्चंस तो हेल्प करते ही हैं, एक बहुत ही आसान सी स्ट्रेटेजी और है। आप बच्चे को जब वो इतना बड़ा हो जाए कि वो लिखना सीख गया है, तो उसको एक जर्नलिंग बुक ला के दे सकते हैं जिसमें वो जर्नल करेगा, अपने थॉट्स को लिखेगा, तो उसकी अंडरस्टैंडिंग खुद की बढ़ती है। या फिर बच्चा अभी लिखना नहीं सीखा है, तो आप उसको सिंपल एक ड्राइंग बुक दीजिए। ड्राइंग में जो ड्राइंग है वो इट हेल्प्स टू एक्सप्रेस आवर सेल्फ, हमारे इमोशंस को एक्सप्रेस करने में हेल्प करती है। तो ड्राइंग या फिर जर्नलिंग या उससे बात करना, ये चीज़ें हेल्प आउट कर सकती हैं उसकी खुद को समझने में। एम्पैथी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर एक सेल्फ सेंटर्ड इंसान है, उसको हम ग्रो अप कर रहे हैं, देन वो उसके लिए बड़ा होने के बाद बहुत डिफ़िकल्ट सिचुएशन हो जाती है। तो हमें अपने बच्चे को एम्पैथी ज़रूर सिखानी है। अब एम्पैथी सिखाने का क्या तरीका है, उसके जो डिसीजंस हैं उनको वे डाउन करना उसको आना चाहिए। और जनरली जो हम लाइफ में डेली रूटीन में सिचुएशंस होती हैं, हाइपोथेटिकल सिचुएशंस उसको देनी है। कि मान लो आप मार्केट में गए हो, आपने किसी को देखा है कि रोड साइड पर है, तो यू कैन आस्क कि हाउ दैट पर्सन कुड बी फीलिंग, है ना। या आपकी फैमिली में किसी के साथ कुछ बहुत अच्छा हुआ है, कोई गुड न्यूज़ है, देन यू कैन आस्क कि अच्छा उसको कैसा फील हो रहा होगा। या आपके बच्चे ने अपने सिबलिंग को हर्ट किया है, उसके साथ झगड़ा किया है, तो आप उसको पूछिए कि आपको पता है कि उसको कैसा फील हो रहा होगा इस टाइम पर। तो इस तरह से उस बच्चे को ये फील कराने की कोशिश कीजिए, उसको ये बताने की कोशिश कीजिए कि वो दूसरे के पर्सपेक्टिव से सोचना सीखे। उसके लिए आप उसके सामने इस तरह के क्वेश्चंस रखिए, ताकि वो अपने ब्रेन के इस पार्ट को यूज़ कर सके, ताकि वो ना सिर्फ अपनी पर्सपेक्टिव से बल्कि दूसरे के पर्सपेक्टिव से भी सिचुएशन को समझना सीखे और एम्पैथी डेवलप। नेक्स्ट इज मोरालिटी। अब मोरालिटी कहने में बहुत बड़ा वर्ड लगता है, बट ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जो भी ये ट्रेट्स हमारे डेवलप हो रहे हैं ना हमारे अपर ब्रेन में, वो सब कल्मिनेट करके हमारी जो मोरालिटी है उसको इन्फ्लुएंस करते हैं। अब जो अपर ब्रेन है वो उसमें जो ये अभी मैंने पहले डिस्कस किए, ये सारे एट्रीब्यूट्स जब डेवलप हो जाते हैं कि बच्चे को सेल्फ अवेयरनेस होता है, वो अपने आप को रेगुलेट भी कर सकता है, बच्चा साउंड डिसीजन भी ले सकता है, उसकी डिसीजन मेकिंग भी अच्छी है, बच्चे के अंदर एम्पैथी भी है, तो ऑब्वियसली मोरालिटी उसके अंदर डेवलप हो जाती है इन सब एट्रीब्यूट्स की हेल्प से। और हम कैसे उसको हेल्प आउट कर सकते हैं, हम उसके सामने हाइपोथेटिकल सिचुएशंस रख सकते हैं। फॉर एग्जांपल कि बच्चे से आप पूछ सकते हैं कि मान लो कोई इमरजेंसी सिचुएशन है, तो क्या आपको रेड लाइट क्रॉस कर देनी चाहिए। तो इस तरह के क्वेश्चंस जब हम पूछते हैं, हाइपोथेटिकल सिचुएशंस बच्चे के सामने जब रखते हैं, प्रॉब्लम्स जब हम बच्चे के सामने रखते हैं, तो हम बच्चे को सोचने पर मजबूर करते हैं, जिससे बच्चा सोचता है कि अच्छा इस सिचुएशन में मुझे क्या करना चाहिए। अब उसने डिसीजन लिया, उसने बताया कि हाँ मैं इस सिचुएशन में ये करूँगा, फिर आपको फर्दर डिस्कस करना है कि उसके डिसीजन से क्या इम्प्लीकेशंस निकल कर आएंगी, उससे क्या बेनिफिट हो सकता है, क्या नुकसान हो सकता है, और उसे क्या चूज़ करना चाहिए, क्या सही है। तो ये जो हाइपोथेटिकल सिचुएशंस आप बच्चे के साथ डिस्कस करते हैं, उससे उसके ब्रेन की मसल्स की जो है एक्सरसाइज होती है, और जब वो बड़ा हो जाता है तो उसे पता है कि उससे किस तरह से डिसीजंस लेने हैं। ये उसके बड़े होने के बाद भी
डिसीजन लेने की फाउंडेशन अभी आप तैयार कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ दीज हाइपोथेटिकल सिचुएशंस। अब ये कुछ स्ट्रेटजीज हैं जो मैंने आपके साथ डिस्कस किए जिससे हम अपने बच्चे के अपर वाले ब्रेन को डेवलप करने में हेल्प कर सकते हैं, बट नेवर एवर अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ योर रोल मॉडलिंग, क्योंकि बच्चा जितना बताने से सीखता है उससे ज़्यादा आपको देख कर सीखता है। तो आप अपनी लाइफ में इस तरह की सिचुएशंस में कैसे रिएक्ट कर रहे हैं या रिस्पॉन्ड कर रहे हैं या किस तरह से बिहेव कर रहे हैं वो उसको देखकर सीखता है। आप अपने आप को इमोशनली रेगुलेट करते हैं या नहीं करते हैं, उससे बच्चा सीखता है कि आपको अगर एंगर आ रहा है तो आप कैसे रेगुलेट कर रहे हैं। अगर वो आपको देख रहा है तो वो सीख जाएगा। ऐसे ही किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में आप क्या डिसीजन लेते हैं तो उससे बच्चा सीख जाएगा। तो आपको उसको सिखाना तो है ही, उससे पहले खुद को सिखाना है और खुद को इस तरह से रिप्रेजेंट करना है जो चीज़ें, जो क्वालिटीज़ आप अपने बच्चे में देखना चाहते हैं। तो ये सब चीज़ें पहले खुद के अंदर डेवलप कीजिए एंड बी अ गुड रोल मॉडल फॉर योर चाइल्ड। नेक्स्ट इज स्ट्रेटेजी नंबर 5, मूव इट और लूज इट। जैसे यूज इट और लूज इट था वैसे ही है मूव इट और लूज इट। क्यों ये बहुत इंपॉर्टेंट है? क्योंकि हमारा जो ब्रेन है और जो बॉडी है ना वो दोनों कोऑर्डिनेटेड वे में फंक्शन करते हैं। हमारी बॉडी जो है वो इफेक्ट करती है हमारे ब्रेन को, ब्रेन जो है वो इफेक्ट करता है हमारी बॉडी को। तो कई बार ऐसा होता है हम बहुत ज़्यादा ओवरवेलमिंग फील कर रहे हैं, हमारे ब्रेन का जो लेफ्ट या राइट ब्रेन है वो कोऑर्डिनेटेड नहीं है। तो उस कोऑर्डिनेशन को, या हमारे अपस्टेयर या डाउनस्टेयर वाले ब्रेन है वो कोऑर्डिनेटेड नहीं है, उस कोऑर्डिनेशन को वापस लाने में पता है हम कैसे हेल्प कर सकते हैं? अपनी बॉडी को मूव करके। तो जब भी कभी बच्चा या आप खुद ऐसे सिचुएशन में बहुत इमोशनल फील कर रहे हैं या आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं या ऐसे सिचुएशन है तो आप क्या कर सकते हैं? आप अपनी बॉडी को मूव कीजिए। जितना आप मूव करेंगे ना अपनी बॉडी को, उससे क्या होगा, आपका जो एनर्जी है वो फ्लो होगी, बॉडी के मूवमेंट से आपका जो ब्रेन है वो रिलैक्स होगा, काम डाउन होगा और कोऑर्डिनेटेड वे में दोबारा से काम करने के लिए तैयार होगा। आपका ब्रेन बिल्कुल एनर्जाइज एंड वेल कोऑर्डिनेटेड मैनर में। तो जब भी आप बहुत ज़्यादा ओवरवेलमिंग फील कर रहे हैं, बहुत डाउन या लो फील कर रहे हैं, इमोशनल बहुत ज़्यादा हो गए हैं, तो एक तरीका ये भी है कि आप बॉडी को मूव कीजिए, घर का कोई काम कर लीजिए, आप रनिंग के लिए जा सकते हैं, बच्चे को जंपिंग के लिए बोल सकते हैं। इट हेल्प्स वो जो एनर्जी का ब्लॉक हो गया ना बॉडी के अंदर उसको रिलीज करने में। जब वो एनर्जी रिलीज होगी तो उसके बाद बच्चा शांत हो जाएगा और शांत होके वो अच्छे से अपने ब्रेन को कोऑर्डिनेटेड वे में काम करने में उसको हेल्प मिलेगी। सो दीज आर फ्यू वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजीज जो मैंने अभी इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस किए हैं। ये वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबी हो चुकी है, तो आगे वाली स्ट्रेटेजीज मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी। आज के लिए इतना ही। विल मीट इन next video. Till then, keep reading, keep learning. Bye bye, take care.